स्टूडेंट्स, अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। स्मरण करने की विभिन्न विधियां कौन सी है, मतलब मेमोराइज करने के मेथड्स कौन से हैं, मतलब किसी चीज को हम लर्न करते हैं तो हम कौन कौन से मेथड अपनाते हैं। और दूसरा है स्मृति के प्रशिक्षण द्वारा उन्नति की जा सकती है, मतलब बच्चे को हम ट्रेनिंग देके उसकी जो स्मृति है, उसकी मेमोरी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग कौन से हैं। तो सबसे पहला मेथड है खंड विधि। खंड विधि का मतलब क्या होता है, पार्ट मेथड। अब कोई मान लो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसको क्या किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पूरे पार्ट्स को क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करके उसके बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, खंड मेथड कहते हैं। इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को कई भागों या खंडों में बांट दिया जाता है और इसके बाद उन खंडों को एक एक करके याद किया जाता है। और इस विधि का दोष यह है कि आगे के खंड याद होते जाते हैं और पीछे के भूलते जाते हैं। कोलसेनिक ने क्या कहा था, यह विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है। मतलब जो बच्चे पूरा चैप्टर ज्यादा मैटर है वो एक साथ याद नहीं कर पाते, तो उनको उस चैप्टर को डिवाइड कर दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो बच्चे जिनकी कैपेसिटी कम है, जो कम बुद्धिमान है, तो उन बालकों के लिए ये मेथड है, ये उपयुक्त है। मतलब अगर बच्चे को लंबा क्वेश्चन एक साथ याद नहीं हो रहा है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं प्रगतिशील विधि। प्रोग्रेसिव मेथड कौन सा है, इस विधि में पाठ को अनेक खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। सर्वप्रथम पहले खंड को याद किया जाता है, उसके बाद पहले और दूसरे खंड को साथ साथ याद किया जाता है, फिर पहले, दूसरे और तीसरे खंड को याद किया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे स्मरण करने के कार्य में प्रगति होती जाती है, वैसे वैसे एक नया खंड जोड़ दिया जाता है। इस विधि का दोष यह है कि इसमें पहला खंड सबसे अधिक स्मरण किया जाता है और उसके बाद में कम से कम। अब ये प्रगतिशील प्रोग्रेसिव मेथड कौन सा है, इसमें जैसे बच्चे को पार्ट्स को, जैसे शुरू वाले खंड विधि में क्या किया कि चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पार्ट लर्न करवाते हैं बच्चे को, उसके बाद सेकंड पार्ट जैसे ही करवाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ में करवाया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट उसका क्या हो गया, रिवाइज हो गया। उसके बाद जैसे ही थर्ड पार्ट पे हम आते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट उसको याद करवाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट जो पार्ट था वो सेकंड बार रिवाइज हो गया। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते जाते हैं। जो पहला पार्ट है वो बार बार रिवाइज होता जाता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उन पार्ट्स को रिवाइज करना कम हो जाता है। मतलब पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट के भी साथ पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट के साथ में पढ़ेंगे, चौथे पार्ट के। अब जैसे जैसे लास्ट में जाते जाएंगे तो लास्ट पार्ट है वो रिवाइज कम होंगे, इसलिए बच्चे को वो लर्न कम होंगे बजाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट के बजाय। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, बार बार रिवाइज हो रहा है तो वो हमें याद अच्छे से होगा। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोग्रेसिव मेथड होता है, प्रगतिशील विधि। उसके बाद हम थर्ड मेथड पढ़ते हैं अंतरहीन विधि। इस विधि में पाठ को स्मरण करने के लिए समय में अंतर नहीं किया जाता है। यह विधि अंतर्युक्त विधि की उल्टी है और इसे अधिक प्रभावशाली है। अंतर्विहीन विधि क्या होती है कि इसमें टाइम में, इसमें डिफरेंस नहीं किया जाता है। मतलब इस विधि में एक चैप्टर को याद किया जाता है तो उसमें टाइम में डिफरेंस नहीं होता, मतलब उस विधि को बार बार रिवाइज नहीं किया जाता है तो उसको टाइम नहीं दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये विधि क्या होती है, ये वैसे तो बच्चे के लिए अधिक प्रभावशाली है क्योंकि इस में पाठ को स्मरण करने के लिए समय का अंतर नहीं किया जाता है। मतलब समय का अंतर, ज्यादा समय का डिफरेंस नहीं होता है, थोड़े से समय का डिफरेंस होता है। तो ये क्या होगी, इसमें थोड़े टाइम का डिफरेंस होने के कारण ये बच्चे के लिए प्रभावशाली अधिक होगी। और अंतरयुक्त विधि कौन सी होती है, अंतरयुक्त विधि से ही उल्टा है क्योंकि अंतरयुक्त विधि में टाइम का डिफरेंस होता है वो ज्यादा होता है, इसमें टाइम का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए अंतरहीन विधि है वो अंतरयुक्त विधि के बजाय ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं निष्क्रिय विधि कौन सी होती है, पैसिव मेथड कौन सा होता है। इस विधि में यह सक्रिय विधि के उल्टे है, इसमें स्मरण किए जाने वाले पाठ को बिना बोले मन याद किया जाता है। यह विधि अधिक आयु वाले बालकों के लिए अच्छी है। निष्क्रिय विधि में होता है कि बच्चे का एक्टिव न रहना, मतलब जैसे मन में बच्चा कोई पाठ को याद करता है तो वो क्या रहता है, वो ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत तो उसको नहीं होती, तो वो मन ही मन में याद करता है। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोल के ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उस चीज को मन में रिवाइज करते हैं, ना कि बोल बोल के। तो ये छोटे बच्चों के बजाय बड़े बच्चों के लिए
ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं रटने की विधि। इस विधि में पूरे पाठ को रट लिया जाता है और इस विधि का दोष बताते हुए जेम्स ने क्या कहा था, इस विधि में जो बातें स्मरण कर ली जाती है वो अधिकांश रूप में शीघ्र ही विस्मृत हो जाती है। मतलब ये जो रटने वाली चीजें हैं वो बच्चा जल्दी भूल जाता है। अब जो चीजें बच्चे ने सीखी हैं वो चीजें लंबे टाइम तक बच्चे को याद रहती है, मेमोरी में रहती है, लेकिन जो चीजें बच्चे ने रटी हैं, जैसे कि कोई फॉर्मूला रट लिया उसने, तो कुछ दिन तक उसको याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। ठीक है, तो रटने में और किसी चीज को सीखने में ये डिफरेंस होता है। सीखी हुई चीज है वो लंबे टाइम तक याद रहती है, लेकिन रटी हुई चीज है वो ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहती है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि होती है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। इस विधि में स्मरण की जाने वाली बात को साथ साथ किया भी जाता है। यह विधि बालक को अनेक ज्ञानेंद्रियों को एक साथ सक्रिय रखती है, अतः उसे पाठ सरलता व शीघ्रता से स्मरण हो जाता है। क्रिया विधि का मतलब होता है बच्चा खुद एक्टिव होता है, खुद बच्चा जैसे प्रैक्टिकल करके सीखता है। तो जैसे साइंस के प्रैक्टिकल है तो बच्चा प्रैक्टिकल करेगा तो वो खुद को उसमें इन्वॉल्व ज्यादा रखेगा, उसकी एक्टिविटी होगी तो वो है वो उसके माइंड में ज्यादा जल्दी आएगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, तो ये चीज क्या होती है लंबे टाइम तक बच्चे के दिमाग में रहती है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण विधि। पूर्ण मेथड कौन सा होता है, इस विधि में याद किए जाने वाले पूरे पाठ को आरंभ से अंत तक बार बार पढ़ा जाता है। आरंभ से अंत तक बार बार पढ़ने का, जैसे लंबा चैप्टर है तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो इन चीजों को क्या कर लेते हैं शुरू से एंड तक अपने बार बार पढ़ते हैं। तो केवल छोटे और सरल पाठों या कविताओं के लिए ही उपयुक्त है, मतलब छोटे पाठ है वो ही हम शुरू से लास्ट तक पढ़ सकते हैं। कोलसनिक के अनुसार यह विधि बड़े बुद्धिमान और अधिक परिपक्व मस्तिष्क वाले बालकों के लिए उपयोगी है। मतलब छोटा बच्चा है वो अपने आप किसी भी चैप्टर को शुरू से अंत तक नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए जिस बच्चे की एज ज्यादा है, मैच्योर हो गया है, वो इस चीज को शुरू से एंड तक पढ़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स मेथड कौन सा होता है, मिश्रित विधि है। इस विधि में पूर्ण और खंड विधियों का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले चैप्टर को शुरू से लास्ट तक पढ़ा जाता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं, फिर उन पार्ट्स को पढ़ा जाता है और फिर उसके बाद फिर से उसके कंप्लीटली दोबारा पढ़ा जाता है। तो फिर उसे खंडों में बांटकर उसको याद किया जाता है। अंत में पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है। यह विधि कुछ सीमा तक पूर्ण व खंड विधियों से अच्छी है। मतलब इसमें दोनों मेथड आ गए, पूर्ण मेथड भी आ गया, खंड मेथड भी आ गया। पूर्ण मेथड कौन था, जो मैंने अभी आपको बताया, शुरू से एंड तक चैप्टर को एक साथ पढ़ना और उसके बाद हमने चैप्टर को क्या किया, अलग अलग खंडों में बांटा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसमें वो दोनों खंड विधि और पूर्ण विधि दोनों विधि का क्या कहते हैं, मिश्रित विधि कहते हैं। इसमें पार्ट्स को डिवाइड भी किया जाता है और होल भी पढ़ा जाता है। उसके बाद है अंतर्युक्त विधि। इस विधि में पाठ को थोड़े थोड़े अंतर व समय के बाद याद किया जाता है। मतलब चैप्टर को एक बार याद कर लिया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। मतलब हमने अगर एक चैप्टर को आज याद किया है, 10 दिन के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, फिर 10 दिन के बाद उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, तो वो हमारे माइंड में रहेगा, उसको हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, उस चीज को हम भूलेंगे नहीं कभी। तो ये क्या होता है, अंतर्युक्त विधि है। 1 मिनट का, इसमें 1 मिनट का समय भी हो सकता है, 1 घंटे का समय भी हो सकता है, 24 घंटे का समय भी होता है। स्थायी स्मृति के लिए अति उत्तम है। मतलब किसी चीज को स्थायी, जैसे बच्चे क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डेली शाम को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है 24 घंटे का डिफरेंस आता है, लेकिन वो पढ़ते क्या है, डेली पढ़ते हैं। अब उस चीज को उसे ना तो रखने की जरूरत पड़ती है, ना कहीं से देखने की जरूरत पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली, अगर उसका अनकॉन्शियस माइंड भी है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है, टाइम के बाद उस चीज को दोबारा से रिवाइज करना। तो ये क्या होता है, अति उत्तम है मेथड है। और बुद्धवर्त का मत है कि अंतर्युक्त विधि से स्मरण करने में सर्वोत्तम परिणाम होता है। मतलब हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद उस चीज को क्या करें, बार बार टाइम के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज करेंगे, तो वो क्या होगी, हमारे उससे स्मरण शक्ति में क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सक्रिय विधि। इस विधि में स्मरण किए जाने वाले पाठ को बोल बोल कर याद किया जाता है।
और यह विधि छोटे बच्चों के लिए अच्छी है क्योंकि उनका उच्चारण ठीक हो जाता है। मतलब बच्चे को क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसका सही करने के लिए उस चैप्टर को उसको बोल बोल के जोर से पढ़ाया जाता है। तो वो क्या होता है, सक्रिय विधि होती है। मतलब उसमें टीचर भी एक्टिव रहता है और प्लस बच्चे भी क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो दोनों तरफ से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक्टिव मेथड होता है और इसको बोल बोल के पढ़ा जाता है। मतलब बच्चे की प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्वर विधि। इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को लय से पढ़ा जाता है और इस विधि में छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है क्योंकि इनको गाकर पढ़ने में आनंद आता है। तो स्वर विधि कौन सी होती है, ये जो पोएम्स वगैरह होते हैं उनको रिसाइट करने के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, स्वर विधि का यूज करते हैं क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी पोएम्स है वो गा के सिखाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसमें ज्यादा आनंद लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या होता है, सबसे पहले उस चीज को निरीक्षण करना उसके बाद सीखना। इस विधि में याद किए जाने वाले पाठ को पहले भली भांति निरीक्षण या अवलोकन किया जाता है। अब जैसे हम चलो काउंटिंग लिखते हैं, टेबल्स लिखते हैं, तो याद करने से पहले हम उसको पूरी को शुरू से एंड तक पढ़ के देखते हैं भाई उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसके बाद हम उसको रिवाइज करना सीखते हैं। तो यही है निरीक्षण विधि। तो इस विधि में क्या किया जाता है, पहले पूरे पाठ को क्या किया जाता है, निरीक्षण या अवलोकन कर लिया जाता है। यदि बालक को संख्याओं की कोई सूची याद करनी है तो उसे पहले इस बात का निरीक्षण कर ले कि उसमें ये निश्चित क्रम में है या नहीं, मतलब कोई वर्ड छूटा ना हो, कोई वर्ड गलत नहीं लिखा हो, तो सबसे पहले उसका पूरे का निरीक्षण कर ले। इस विधि के उचित प्रयोग के विषय में वुडवर्थ ने क्या लिखा था, पाठ को एक बार पढ़ने के बाद उसकी रूपरेखा को, दूसरी बार उसकी विषय वस्तु को विस्तार से याद कर लेना चाहिए। मतलब पहले पूरे पाठ को क्या करना चाहिए, हमें पढ़ना है और उसके बाद उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो या कुछ छूटा हुआ ना हो। उसके बाद हम देखते हैं साभिप्राय स्मरण विधि कौन सी होती है। पाठ को याद करने के लिए चाहे जिस विधि का भी प्रयोग किया जाए, पर यदि बालक उसको याद करने का संकल्प या निश्चय नहीं करता है तो पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। वुडवर्थ ने ठीक ही लिखा है, यदि कोई भी बात याद की जाती है तो याद करने का निश्चय आवश्यक है। मतलब अगर बच्चे ने खुद ने अपने दिमाग में उस चीज को याद करने के लिए नहीं सोचा है तो हम उसको याद नहीं करवा सकते हैं। मतलब जो आपने परिणाम चाहते हैं वो परिणाम हमें नहीं मिल पाता है जब तक बच्चे ने खुद अपने दिमाग में डिसाइड नहीं किया है कि मुझे ये चीज सीखनी है। तो हम जबरदस्ती बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, नहीं इंटरेस्ट लेगा तो उस चीज को सीखेगा नहीं। लेकिन अगर बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मुझे ये चीज सीखनी है तो वो उस चीज को जल्दी सीखेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं विचार साहचर्य की विधि। इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से भिन्न प्रकार से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा करने से स्मरण शीघ्रता से होता है और स्मरण की भी बात बहुत समय तक याद भी रहती है। और जेम्स के अनुसार विचार साहचर्य उत्तम चिंतन द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है। विचार साहचर्य की विधि क्या होती है, पहले हमने किसी चीज को सीख लिया है, उसके बाद हम नई चीज सीख रहे हैं तो पहले सीखी हुई चीज को नई चीज से हम क्या करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, विचार साहचर्य विधि होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमने टेंस सीख लिए हैं तो वो हमारे पैसिव वॉइस सीखने में भी काम आएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने में भी काम आएंगे। तो ये क्या होता है, विचार साहचर्य होता है। मतलब पहले सीखी हुई चीज है वो दूसरी सीखने में हमारी हेल्प कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं स्मृति का प्रशिक्षण। मतलब एक शिक्षक होता है वो बच्चे की स्मृति को कैसे ठीक कर सकता है, कैसे अच्छे बना सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति व्यक्ति का जन्मजात गुण है। मतलब बच्चे की जो मेमोरी होती है वो उसके जन्म से होती है। जैसे सामान्य बच्चे की याददाश्त होती है वो 90 से 110 तक होती है, वो बच्चा क्या आता है, सामान्य में आता है। इसलिए व्यक्तियों की स्मृति या स्मरण शक्ति में अंतर पाया जाता है। मतलब बच्चे की जो लर्न करने की जो कैपेसिटी होती है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। कुछ बच्चे किसी चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को उसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा स्मृति में उन्नति की जा सकती है। मतलब अगर टीचर चाहे उसको अच्छा प्रशिक्षण दे, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करवाए, उसको क्या लर्निंग बाय डूइंग करवाए, तो ये चीज़ें क्या होती है उसकी स्मृति में हेल्प करती हैं, वो उसको जल्दी सीखने में मदद करती हैं।
इसका कारण बताते हुए भूगर्भ ने लिखा कि सीखने या स्मरण करने की प्रक्रिया एक नियंत्रित क्रिया होने के कारण प्रशिक्षण द्वारा उसे अत्यधिक प्रभावित होती है। मतलब सीखने की क्रिया है वो प्रशिक्षण द्वारा प्रभावित की जाती है। अगर एक बच्चे को अगर अच्छे से सिखाया जाए तो उसकी मेमोरी अगर कम भी है तो वो उस चीज को जल्दी पकड़ करेगी। उसके बाद अब प्रश्न यह है कि स्मृति की उन्नति के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण या अभ्यास की आवश्यकता है, और इसका उत्तर देते हुए एवेलिन ने अपने पुस्तक डायरेक्टिव मेंटल एनर्जी में लिखा है कि वास्तव में स्मृति में उन्नति हमारे स्मरण स्मृति की उन्नति में सहायता देती है। जैसे अब उन्होंने क्या बताया था कि हमारी जो स्मृति है, हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो हमारे सीखने में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हमने मेथड अच्छा बच्चों को सिखाने के लिए मेथड अच्छा यूज किया है तो वो जल्दी सीखेगा। अब सबसे पहले हम उसका देखते हैं स्पष्ट ज्ञान। बालक जिस बात को स्मरण करना चाहते हैं उसका लाभ और उद्देश्य स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। मतलब हम बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं, बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है, ठीक है, और उसको पूर्ण रूप से क्या करके हमें सही समझा देना चाहिए ताकि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके सीख सके। उसके बाद दूसरा है पूर्व ज्ञान पर आधारित। मतलब बच्चे को हम कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो उसको पुराने ज्ञान से हम क्या करें, इंटर रिलेट करें। जैसे पैसिव वॉइस बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम जरूरी है उसको टेंस सिखाएं, क्योंकि उनको पढ़ाने के अलावा हम उसको नहीं सिखा पाएंगे। जब उसको टेंस आएंगे तो वो पैसिव वॉइस सीखेगा। तो क्या जरूरी है, पूर्व ज्ञान पर आधारित। मतलब बच्चा जो नई चीज सीख रहा है उसको उसके पुराने ज्ञान से क्या करें, इंटर रिलेट करें। बालकों को जो नवीन तथ्य बताए जाएं उसके पूर्व ज्ञान से अधिक संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। पाठ के शिक्षण के समय में भी उसे आने वाले तथ्यों को दूसरे तथ्यों से संबंधित किया जाना चाहिए। मतलब पाठ के बीच में कोई नई चीज आई है तो हमें क्या करेंगे, उसको पुराना हमने ज्ञान दिया है उससे उस चीज को क्या करेंगे, इंटर रिलेट करेंगे। उसके बाद है दोहराना। बालकों द्वारा स्मरण किया गया पाठ कुछ समय के बाद दोहराया जाना चाहिए। मतलब बच्चे को हमने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। अब जैसे स्कूलों में होते हैं यूनिट टेस्ट होते हैं तो पहले हमने बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद वही चैप्टर हम उसको फर्स्ट यूनिट में दे रहे हैं तो वो चैप्टर को क्या करेगा, रिवाइज करेगा। अगर उसी चैप्टर को हम सेकंड यूनिट में दे रहे हैं तो वो उस चीज़ को फिर से रिवाइज करेगा, उसके बाद हाफ ईयरली में फिर से रिवाइज करेगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें होती है रिपीटेशन। मतलब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करवाएंगे तो वो उन चीज़ों को भूलेगा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं दोहराना। उसके बाद है एकाग्रता। एकाग्रता क्या होती है, रायबर्न के अनुसार इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए कि बालक को अपने पाठ में एकाग्रचित होकर याद करें। ठीक है, मतलब बच्चे को हम पढ़ाएं कि बच्चा है वो जैसे अदर एक्टिविटीज उसके पास हो रही हैं तो उसका ध्यान उनमें जाएगा। तो इससे क्या है, बच्चा है एकाग्रचित होकर उसको पढ़े ताकि उसका ध्यान उसमें लगा रहे और वो चीज उसको जल्दी याद हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं दृढ़ निश्चय। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर बच्चा खुद नहीं सोचता है, खुद निश्चय नहीं करता है किसी चीज को सीखने में तो हम उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते अगर उसने खुद ने दृढ़ निश्चय नहीं किया है। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे को याद करवाने के लिए बच्चा सबसे पहले क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चित होना चाहिए। बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं उसे याद करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोत्साहन। अब हम बच्चे को क्या करेंगे, हम बच्चे को किसी चीज को सिखाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम बच्चे को एनकरेज करें। सबसे पहले हम बच्चे को प्रोत्साहित करें किसी चीज को सीखने के लिए तो बच्चा उस चीज में इंटरेस्ट लेगा अगर वो प्रोत्साहित होगा। बालकों को पाठ याद करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। मतलब बच्चे को सिखाने के लिए हम पहले उसको एनकरेज करेंगे तो वो बच्चा रुचि लेगा उसमें। उसके बाद है रुचि उत्पन्न करना। बालक को स्मरण करने के लिए जो पाठ दिया जाए उसमें रुचि होनी चाहिए और रुचि उत्पन्न की जानी चाहिए। कई बार पाठ ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा रुचि नहीं लेता है तो प्रशिक्षक को क्या करना पड़ता है, उसमें रुचि पैदा करनी पड़ती है। तो उस चीज को या तो बच्चे को प्रैक्टिकल समझाएं या उस चीज को बच्चे को कोई पेंटिंग दिखाएं, उससे सिखाएं, या किसी कोई फिल्म का यूज करें या किसी चार्ट बोर्ड का यूज करें, या किसी अगर ज्योग्राफी का चैप्टर है तो उसे मानचित्र दिखाएं, ग्लोब दिखाएं। तो बच्चे को मतलब इंटरेस्ट है वो पैदा किया जा सकता है सीखने के लिए। तो वो क्या होता है,
जनरेट इंटरेस्ट। उसके बाद है स्मरण विधियां अपनाना, मतलब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए, याद करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉल्सनिक के अनुसार क्या बताया था उन्होंने, स्मृति प्रशिक्षण की 3 मुख्य विधियां हैं। निरीक्षण शक्ति का विकास करना, तार्किक शक्ति को बलवती बनाना और निर्णय की प्रक्रिया में उन्नति करना। मतलब ये तीनों शक्तियां हैं वो स्मरण विधियों में जरूरी हैं। मतलब बच्चा निरीक्षण शक्ति का विकास कैसे करेगा, मतलब बच्चे को हमने कोई चीज सिखा दी है, उसका वो निरीक्षण करेगा, उसको फेस टू फेस देखेगा, तो वो उस चीज को जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने कोई बच्चे को टॉपिक सिखाया है तो जरूरी है कि बच्चे की उसमें तार्किक क्षमता हो, मतलब बच्चा उसको किसी के साथ अच्छे से कंसल्ट कर सके। उसके बाद निर्णय प्रक्रिया में उन्नति लाना, मतलब बच्चा है वो अच्छा निर्णय करे, उस चीज को सीखने के लिए खुद से अंदर से क्या करे, डिसाइड करे कि मुझे ये चीज सीखनी है। उसके बाद है संवेदनात्मक स्थिरता। पाठ को याद करने के समय बालकों में भय, क्रोध, कष्ट, थकान, परेशानी आदि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हमें पाठ को स्मरण करने में बहुत देर लगती है और स्मरण करने के बाद वे शीघ्रता से भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसका ध्यान घर पे रहेगा, मतलब वो अदर चीजों को सोच रहा होता है, तो वो पाठ में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि एक तो बच्चे को डराएंगे और एक बच्चे को गुस्सा नहीं, मतलब बच्चा जितना शांत होगा वो उस चीज को उतना ही जल्दी सीखेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्मरण के अधिक अवसर, मतलब बच्चे को सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बालकों को स्मरण करने की क्रिया निष्क्रिय न होकर सक्रिय होनी चाहिए, मतलब हम बच्चे को थ्योरेटिकल पढ़ाने की बजाय प्रैक्टिकली अगर चीज को समझाएंगे तो वो जल्दी समझेगा। अतः स्मरण करने के समय उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए, मतलब बच्चे को क्या करवाना चाहिए, प्रैक्टिकल समझाना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम किसी चीज को बच्चे को बताते हैं तो वो बच्चा जल्दी भी सीखेगा और उस चीज को भूलेगा भी नहीं और उसमें इंटरेस्ट भी लेगा। उसके बाद यदि बालक इन नियमों विधियों के अनुसार स्मरण करने का अभ्यास कर लें तो वे अपनी स्मृति को निश्चित रूप से प्रशिक्षित करके अपनी स्मरण शक्ति में उन्नति कर सकते हैं। मैक्डूगल का यह कथन अंशतः क्या है, सत्य है, अभ्यास द्वारा स्मृति में अधिक उन्नति की जा सकती है। मतलब बच्चा अगर ज्यादा से ज्यादा किसी चीज की प्रैक्टिस करेगा, उस चीज को अभ्यास में लाएगा तो उसकी स्मृति में क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी। मतलब बच्चा प्रैक्टिकली सीखेगा तो अच्छा सीखेगा और वो उसके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स भी रहेगा। इसलिए जरूरी है कि एक ट्रेनर है वो बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा है, वो बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इन चीजों को हमने क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ा। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू।